सारथी। देश भर में दीपावली की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार समेत दीपावली की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में अब 2 दिन होगा दीपोत्सव। धामी सरकार ने नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। दीपावली पर सजे उत्तराखंड के चारों धाम। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम में भी हुआ जगमग। 20 दिन बाद दीपावली पर हर की पौड़ी पर गंगा में छोड़ा जाएगा जल। श्रद्धालुओं को स्नान के लिए मिलेगा भरपूर पानी। दिवाली पर यूपीसीएल ने बनाया विशेष कंट्रोल रूम। बिजली आपूर्ति की खुद निगरानी करेंगे अफसर। शिकायतों का होगा तत्काल निराकरण। भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। केदारनाथ के द्वारपाल रक्षक हैं श्री बंकुट भैरवनाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और के न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी के कीर्ति नगर कोतवाली पुलिस ने पॉस्को एक्ट व धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप में 2 लोगों को यूपी के सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया है। कीर्तिनगर निवासी मधुदेवी पत्नी लक्ष्मण सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और भगा ले जाने का आरोप लगाया है। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने कॉल डिटेल्स व सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट दर्ज करने के 12 घंटे में सटीक जानकारी पर पुलिस ने सहारनपुर जिले से आरोपी सलमान और शान मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस स्थानीय राकेश भट्ट की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है। बताया गया है कि उसने ही नाबालिग को घर से बुलाया था। बता दें कि नाबालिग के लापता होने के बाद बवाल के मद्देनजर आरोपी गिरफ्तारी से बचने को टिहरी से फरार होकर नाबालिग सहित सहारनपुर जाकर छिप गए थे। सोमवार 28 अक्टूबर की शाम को लगभग 6 बजे कोतवाली कीर्ति नगर में एक तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा बताया जाता है कि उसकी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ में एक लोकल में काम करने वाले नाई के द्वारा छिड़कानी की गई है और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में तत्काल इसमें कोतवाली कीर्ति नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी। इसके महज कुछ घंटों बाद ही दोबारा से जो वादिनी थी उसके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि जो उसकी बेटी थी नाबालिग, वो बिना बताए घर से रात में 11 बजे चली गई है। तो रात में ही तत्काल टीम्स बनाकर उसकी बरामदगी के लिए उसकी ट्रेस करने के लिए टीम्स बनाई गई और उसको ढूंढ खोज प्रारंभ की गई। साथ ही इसमें क्योंकि एक नया घटनाक्रम था, तो इसमें 137 बीएनएस के अंतर्गत एक और अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसमें जो ये घटना की सूचना मिलने के 15-16 घंटे के अंदर ही इसमें पीड़िता को नजीबाबाद से रिकवर कर लिया गया।
और अब सीधा दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पर श्रद्धांजलि देने पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। माननीय अतिथिगण अब प्रस्थान कर रहे हैं। सरदार पटेल को एक भावुक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, स्मरणांजलि अर्पित करके ये देश कार्यांजलि भी प्रस्तुत कर रहा है। सरदार पटेल को उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, उन्हीं के रास्ते चलकर हमने वसुधा को परिवार कहा, सबको जीने का अधिकार कहा, पूजा है धरती को माता कह, वृक्षों को जीवन दाता कह, क्षण क्षण में चेतन ज्ञान मिला, राष्ट्रपति मुर्मू और आज मिला, सुख मिला सभी को बांट दिया, दुख दिखा सभी का बांट दिया, हमने हर विचार का आदर कर बैठाया अपने चादर पर, अभिनंदन कर सभी दिशाओं का, वंदन है सभी प्रथाओं का, जग में न प्राणी दुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, सभी गणमान्य सम्माननीय अतिथिगण अब प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की आदर्श की प्रतिमा, एकता और अखंडता की लौह हथकौड़ा की प्रतिमा, विश्व की सर्वोच्च और भव्य प्रतिमा स्थापित कर जो महान भारतीय संकल्प की मूर्ति स्थापित की है। आज भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पटेल चौक पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप पटेल चौक से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में दीपावली की तैयारियों के बीच केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। एक तरफ त्योहार का समय तो दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारियां हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने नेताओं के लिए यह चुनौती भरा समय है। वहीं दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है और इन चेहरों के लिए वोट बटोरने का काम त्योहारों में बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव खेला है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। मनोज और आशा दोनों ने ही नामांकन पत्र दाखिल कर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार केदारनाथ की विधायक रह चुकी है। भाजपा के टिकट पर वह 2002 और 2007 में लगातार चुनाव जीती है, जबकि 2012 में भी भाजपा ने इन्हें टिकट दिया था, लेकिन आशा नौटियाल चुनाव हार गई थी।
वहीं 2017 में टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय मैदान में उतर गई थी। हालांकि बाद में फिर भाजपा में वापसी हुई और पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत की बात करें तो मनोज रावत ने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बाद भी वह केदारनाथ का चुनाव जीते थे, जबकि 2022 के चुनाव में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। आशा नौटियाल जो बनी हुई है आज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ, पंडा पुरोहितों का हकूक मारा गया। कभी खड़े देखा आपने आशा नौटियाल को केदारनाथ के पंडा पुरोहित और तीर्थ पुरोहित समाज के साथ? सोना चोरी हो गया 228 किलो, कभी देखा आपने मुंह खोलते? वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कद्दावर पद होता है, बहुत वजनदार पद होता है। आप चाहती तो आप मुखरता से अपने क्षेत्र के वासियों की जो है दिक्कत परेशानियों को उठा सकती थी, अपने पार्टी के पटल पर उठा सकती थी। देखो भाई, जब चुनाव होता है तो सभी राजनीतिक दल मंथन करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। अब जनता तय करती है किसको जीतना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व सब 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है जो उस समय दिखाई दे क्या तैयारी है। देखिए, ये राष्ट्रीय दल हैं और आपने देखा होगा ये बड़े चालबाज लोग हैं। अभी तक एक राष्ट्रीय दल और इतनी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी इन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं मैदान में नहीं उतार पा रहे थे। ये क्या चाल देख रहे थे? अगले की चाल देखकर ये चाल चलते हैं, तो ये लोग चालबाज हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा निष्पक्ष रहा है, जनता की सेवा करता आया है, जनता के बीच में रहा है। तो इस बार हमने अपना वहाँ पर जो उम्मीदवार डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, वहाँ पर हमने उनको नामांकन दिया है, टिकट दिया है और उनका आज नॉमिनेशन भी चल रहा है। और आप अगर देख पा रहे होंगे, आप लाइव देखो, वहाँ पर आज उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा जो वहाँ पर आज जन समूह वहाँ पर उनके नामांकन में पहुँचा है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस बीच केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ऐश्वर्या पूरी तरह से आश्वस्त थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। लेकिन लिस्ट में आशा नौटियाल का नाम देखकर ऐश्वर्या को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन यहाँ तो बेटी निपटाओ चल रहा है। उन्होंने खुद टिकट न दिए जाने को एक षड्यंत्र भी बताया है। हालांकि भारी दबाव के बाद उन्होंने अपने स्टेटस को चेंज कर दिया। वहीं टिकट न मिलने से भाजपा नेता कुलदीप रावत भी नाराज चल रहे हैं। ऐश्वर्या और कुलदीप ने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं पार्टी अब नाराज नेताओं को मनाने में लग गई। नहीं, ऐश्वर्या जी से बातचीत हो रही है और हमारे स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता उनके साथ में जिनका जुड़ाव है वो भी बातचीत कर रहे हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी लगातार उनके संपर्क में है और मुझे पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र ऐश्वर्या जी आशा नौटियाल जी के चुनाव प्रचार में केदारनाथ विधानसभा में। देखिए, स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की जो बेटी है ऐश्वर्या, उनको शायद आज जब उनको निपटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको आज समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, ये एक झूठ का मुखौटा है। और पिछले 2014 से अगर हम लगातार देखें तो इस नारे के तौर पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने बेटियों पर अत्याचार करने का काम किया, बेटियों का शोषण करने का काम किया, बेटियों को निपटाने का काम किया। पर हाँ, ये बात सत्य है कि ऐश्वर्या रावत जो शैला रानी रावत की बेटी है, उनको तब समझ में आया जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटाने का काम किया। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज नेताओं ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या भाजपा की तैयारी पर नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या ऐश्वर्या और कुलदीप की नाराजगी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्या कांग्रेस बद्रीनाथ और बंगलौर की तरह केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा मुख्यालय देहरादून में दीपावली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं दी गई। वहीं आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की है। धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन सही जगह आज दिन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं, सभी समृद्धशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। और अब बढ़ेंगे खबरों में। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के लिए तैयार प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतिकरण विभागीय मंत्री के समक्ष पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा। यह प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग एवं नियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय में से तैयार किया जा रहा है। यह प्रारूप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हितों को और सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य उत्तराखंड महिला नीति 2024 तैयार की जा रही है, तो जो आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को समर्पित कर दी जाएगी। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से महिलाओं को नौकरियों में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को कृषि में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है और किस प्रकार से महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी महिला नीति अपनी बात को कहती है। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया। 55 लोग अब ज़्यादा हो गए। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य हैं जहाँ के 100% अब जो है उच्च शिक्षा में फैकल्टी हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। इन 60 वर्षों में हमारे 106 डिग्री कॉलेज अपने भवनों पे चल रहे हैं। यानी
हमने 51 कॉलेजों को बिल्डिंग बना के तैयार की है। क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है, इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है। और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहाँ से कहाँ हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे, या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश को संशोधित किया है। सचिव सामान्य प्रशासन देवेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम यह आदेश जारी किया गया। बता दें कि दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। सरकार को सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी। इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाए। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषि पार्ण सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पताल को नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं। और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। हम 391 नमों का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमी है और उसको सब पूरा किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।